नमस्कार, आप सबका करनास कोचिंग सेंटर के चैनल पर हमारे पास अध्याय नंबर 2 की बात करते हैं 10वीं क्लास में। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के ऊपर में। अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, उनके ऊपर में आज हम चर्चा करने जाएंगे। देखिए, अगर हम अर्थव्यवस्था को समझने की बात करें तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है 3 क्षेत्रों में। पहला होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र हैं जिनके ऊपर में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं इस क्षेत्र में हम किन किन चीज़ों के बारे में समझते हैं। तो ये दिख रहा है आपको चैप्टर का नाम, अध्याय नंबर 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम। आर्थिक कार्यों के क्षेत्र की बात हो रही है। आर्थिक कार्य के क्षेत्र कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पर चित्र नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी चीज़ को, अखबार वाला है, शायद अखबार दे रहा है। इन चीज़ों कार्यों को दिखाया गया है। आगे कुछ और गतिविधियाँ भी हैं, मैं उनको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर कुछ व्यक्ति हैं जो कुम्हार हैं, जो ईंटें बनाने का कार्य कर रहे हैं। वहीं कोई व्यक्ति है जो सामान ढो रहा है, ला रहा है, खेतों में है, दुकान के अंदर में है। ये सारे के सारे चित्र आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम एक एक करके बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। कौन कौन सा? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक याद कर लीजिए आप, प्राथमिक में क्या क्या है। यहाँ पर एक कटआउट दिख रहा है आपको, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। प्राथमिक में देखिए क्या क्या है और समझाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको सब्जियाँ नज़र आ रही है, उसके बाद आपको रुई नज़र आ रहा है, कॉटन नज़र आ रहा है, जौ वगैरह नज़र आ रहे हैं और पशुपालन नज़र आ रहा है। क्या इसके साथ में और भी कुछ नज़र आ रहा है? हाँ, इसमें कोयला नज़र आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं, वनिकाएँ आ रही हैं। ठीक है, आइए मैं समझाता हूँ आपको। प्राथमिक क्षेत्र जिसको हम, ये हमारे भारत के अंदर में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का क्षेत्र माना जाता है। इसमें लगभग भारत की 75% आबादी जो है वो कार्य में शील है। ठीक है, आइए समझते हैं क्या क्या है या इसके अंदर में आता क्या क्या है। तो मैं आपको पहले बताता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, पशुपालन आते हैं। क्या क्या? कृषि आते हैं, पशुपालन आते हैं। इन दोनों के अलावा इसके अंदर में खाद्यान्न आता है। खाद्यान्न का मतलब है खदान, जिसको हम खोद करके फिर सामानों को निकालते हैं, उन चीज़ों को शामिल किया गया है। इसमें वन विभाग की चीज़ें, जो जंगलों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं इसके अंदर में हम डिस्कस करते हैं। आइए किताब में क्या लिखा है उसके ऊपर में पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपभोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं, जैसे कपास की खेती करना। यह एक मौसमी फसल है। यहाँ पर बताया गया, किसके बारे में बताया गया? कपास के बारे में बताया गया। कपास आमतौर पे जो बरसात का सीज़न होता है उस समय उगाया जाता है। इसके लिए काली मृदा चाहिए और काली मृदा में ही ज़्यादा अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हमें मुख्यतः न कि पूर्णतया प्राकृतिक कारक जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। आपको दिख रहा है यहाँ पर कौन कौन चीज़ें? वर्षा है, सूर्य का प्रकाश है और जलवायु पर निर्भरता है, तभी जो है वो कपास का खेती किया जा सकता है। अतः कपास एक कृत्रिम उत्पादन है। सॉरी, पढ़ने में थोड़ा सा गलती हो गया है, कोई बात नहीं, आइए क्षमा चाहता हूँ मैं आपका। कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। क्या है? प्राकृतिक उत्पाद है। प्रकृति का मतलब होता है जो जमीन से जुड़े हुए उत्पाद होते हैं, उनको प्राकृतिक उत्पाद कहा जाता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं। अतः इसका उत्पादन, दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। दूध भी क्या है? एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसके बाद हम बात करते हैं खनिज की बात करते हैं। खनिज अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। देखिए, जमीन से जुड़ी, अभी मैंने बताया आपको, पहले हमने खेती के अंदर में कपास का लिया। कपास कहते हैं जिससे ऊन बनाए जाते हैं, और सॉरी, कपास जिसकी रुई होती है और रुई से फिर धागा बनाया जाता है। थोड़ा सा आज जो है जो जीभ जो है वो स्प्लिट हो जा रही है, टंग स्प्लिट हो जा रहा है, गलती हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ। आइए कोशिश करेंगे कि इतनी जो दिक्कतें हैं वो ना आए। तो पहला हमारे पास क्या था? पहला कपास था, जो हमारे पास प्राकृतिक उत्पाद था, खेती से जुड़ा हुआ था। दूसरा हमने देखा डेयरी फार्मिंग, जहाँ पर पशुपालन किया जाता है, यानी कि पशुओं को पाला जाता है। गाय हो गई, भैंस हो गई, बकरियां हो गई, इनके दूध उत्पादन किया जाता है और दूध को बेचा जाता है। तीसरा जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वो खनिज है, इसकी बात करें, जिसमें कोयला हो गया, स्टील हो गया, इनकी बातें हो रही है। कोयला स्टील कैसे कार्य करता है? तो कोयला और स्टील जो है ये भी उत्पादन के में एक प्राकृतिक उत्पाद है और उनका उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। क्या करते हैं हम? प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके हम क्या करते हैं? उनका एक
वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र या गतिविधि कहा जाता है। तो आपको क्लियर हो गया, जो प्राकृतिक रूप से किसी भी प्राकृतिक संसाधन जितने भी हमारे पास, उनका उपयोग करने के बाद जब हम वस्तु और सेवाओं का निर्माण करते हैं तो उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में आपको समझ में आ गया। इसके अंदर में मैं आपको एक डीपली बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। पहला है हमारे पास कृषि। पहला क्या है? कृषि, जिसके अंदर में सब्जी उगाना, फल उगाना, अनाज उगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं। दूसरा हमारे पास आ गया, अगर हम कहें तो पशुपालन हो गया। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये चीज़ें हो गई। तीसरा हमारे पास होता है मुर्गी पालन। मुर्गी पालन क्या है? मुर्गी पालन का मतलब है आज बहुत अधिक मात्रा में लोग मीट का उपयोग करते हैं, चिकन का उपयोग करते हैं। ये चिकन होता है, मीट होता है, उसके लिए मुर्गे का उत्पादन किया जाता है, अंडे का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद होता है मत्स्य होता है। क्या है हमारे पास? मत्स्य। मत्स्य का उत्पादन इसलिए किया जाता है क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में भारत में लोग जो है वो मत्स्य को भोजन करते हैं, इस कारण से मत्स्य भी एक महत्वपूर्ण घटक है प्राकृतिक क्षेत्र में। फिर आता है खाद्यान्न से, जिसमें चाहे हमारा पेट्रोल निकालना हो, चाहे हमारे पास माइनिंग में लोहा हो गया या फिर स्टील हो गए, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये भी हमारे प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। इसमें हमारे वन विभाग में आते हैं, जो वन से जुड़े हुए दवाइयाँ होती है, ऐसी चीज़ें उत्पादन होती है, ये सारे के सारे टॉपिक जो हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। तो पहले प्राथमिक क्षेत्र को आप समझ लीजिए, फिर मैं द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर में आता हूँ, फिर द्वितीयक क्षेत्र को समझाऊंगा, उसके बाद हम तृतीयक क्षेत्र में चलेंगे। उम्मीद करता हूँ प्राथमिक क्षेत्र जो है हमारे पास अच्छे प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक शॉर्ट में समझा दूँ। प्राकृतिक क्षेत्र जो है, जो प्राथमिक क्षेत्र है, उसको हम प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा उत्पादन करते हैं। इस क्षेत्र के अंदर में अर्थव्यवस्था की सबसे आबादी उत्पादन प्रक्रिया में जुड़ी हुई है, जिसका मेन मकसद होता है किसी भी वस्तु का उत्पादन करना जो कि जमीन से यानी कि किसी भी न किसी प्रकार से भूमि से जुड़ी हुई हो। यही हमारे पास प्राथमिक क्षेत्र की एक घटना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, आइए अब हम द्वितीयक क्षेत्र के ऊपर में चलते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, देखें। तो उससे पहले मैं आपको फोटो दिखाना चाहता हूँ द्वितीयक क्षेत्र के। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा द्वितीयक क्षेत्र में सबसे पहले देखिए कपड़ा है, वहीं हमारे पास दुकानें हैं, हमारे पास जूते हैं, दूसरा हमारे पास कार हैं, चेयर्स है, ऐसी तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। आइए मैं समझने की कोशिश करता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। जो प्राकृतिक उत्पाद होते हैं, जिनको हम कच्चा माल कहते हैं या कि इंग्लिश में रॉ मटेरियल कहा जाता है, उनका उत्पादन विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। इसके दो क्षेत्र, पहला उत्पाद और दूसरा विनिर्माण। ठीक है, इन दोनों रूप में परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक क्षेत्र के बाद अगला कदम होता है यहाँ वस्तुएं सीधे प्राथमिक क्षेत्र यहाँ वस्तुएं सीधे प्राकृतिक से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया, जो उत्पादन यानी प्राथमिक क्षेत्र था, प्राथमिक क्षेत्र के वस्तु को हम निकालते हैं और उसके बाद उसका उत्पादन क्षेत्र में इसका उपयोग हम करते हैं। इसलिए निर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यहाँ प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर पर भी हो सकती है। जैसे कपास के पौधे के लिए प्राप्त रेशों का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बनाते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर गन्ने की बात ली गई। गन्ना जो है हमारे पास, गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई गई। एक तो गन्ना का उदाहरण लिया गया। गन्ना का उदाहरण इसलिए लिया गया था क्योंकि गन्ना जो है, गन्ना का उत्पादन चीनी के लिए और गुड़ के लिए किया जाता है, इसीलिए गन्ना एक उत्पाद हो गया जिसको आप हम उत्पादन प्रक्रिया में या विनिर्माण चीज़ हम देख सकते हैं। वहीं इसके अंदर में हम जैसे मिट्टी के ईंट बनाते हैं, ईंटों से घर और भवन, बिल्डिंग यानी कि ब्रिज, ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं। चूँकि यह क्षेत्र क्रमशः सर्वाधिक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र का एक और नाम समझ में आ गया आपको, इसको औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के बाद यानी कि उनसे जो उत्पादित हुआ यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को उत्पादित करने के बाद उनका उत्पादन, उनका विनिर्माण किया जाता है। किसमें? द्वितीयक क्षेत्र में। इसको हम औद्योगिक क्षेत्र के भी कहते हैं। आइए आगे हम समझते हैं, थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियां की एक तीसरी कोटि भी है जिसको हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। क्या होती है तृतीयक क्षेत्र? आइए मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। आपने
कई बार सुना होगा कि व्यवसाय होता है या उत्पादन क्षेत्र होता है, उसके लिए यातायात जरूरी होता है, इंश्योरेंस जरूरी होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, कौन कौन चीज़ मैंने बताया आपको, एक बताया मैंने आपको उत्पादन बताया, सॉरी उत्पादन के लिए बताया मैंने आपको रेल यातायात चाहिए, बिजली चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, समाज के डेवलपमेंट करने के लिए स्कूल्स चाहिए। ऐसे सभी चीज़ें जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सपोर्ट करे, उसके सहायक बनती है, उनको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इनके माध्यम से इसको हम सेवा क्षेत्र के रूप में भी सम्मिलित करते हैं। आइए किताब क्या लिखता है, किताब के ऊपर में चर्चा करते हैं, फिर हम समझाते हैं आपको। हम्म। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो कि तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। क्या क्या हो गया यहाँ पर, दो चीज़ें दिखाई गई। पहला, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी होती है, जिसको हम तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त दो क्षेत्र जो मैंने बताया आपको, पहला प्राथमिक बताया, द्वितीयक बताया। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो आप वीडियो को बैक करके उसके बाद उसको नोट कर लेना। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो मैंने समझाया था आपको। मैं दोबारा से फिर कभी नोट्स ला करके उसको और अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ग्राफ के साथ समझा दूंगा। लेकिन मैंने जो पीछे बताया उसको आप ज़रूर पॉज करके रोक ले और उसको नोट कर ले, क्योंकि ये ज़रूरी था। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियां स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों को परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। देखिए क्या बताया गया, प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीयक क्षेत्र हो, मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं, गन्ना। गन्ना एक प्राथमिक क्षेत्र है जो कि खेतों में उत्पादित किया गया, उन्हें काटा गया। अब देखिए, गन्ने को उद्योग तक यानी कि फैक्ट्री तक, जो चीनी मिल होती है वहाँ तक ले जाने के लिए परिवहन चाहिए, ट्रक चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए या बैलगाड़ी चाहिए, जिस भी आधार पर चाहिए उनको लोड किया जाता है। उस लोड करने के बाद उन सारे माल को कहाँ पहुँचाया जाता है, उस उद्योग में पहुँचाया जाता है। अब उद्योग में प्रोसेस तो होगा ही, उस प्रोसेस होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ में, चीनी के अंदर में। जब चीनी बन गया या गुड़ बन गया, अब सोच के देखिए उसका वहाँ पर उसको बाजार तक ले जाया जाएगा, दुकानों तक, छोटे दुकानदार तक, रेडी वालों तक, या और बाद में अंतिम आपके घर तक। तो यहाँ तक जो वस्तु को उत्पादित किया जाएगा तो किस प्रकार से किया जाएगा, तो वस्तुओं के उत्पादन की जो प्रक्रिया है इसके अंदर में तृतीय क्षेत्र भी बहुत सहायक है। अब वहाँ पर उत्पादन हुआ गुड़ और चीनी, उसको हमने ट्रक में लोड किया और ट्रक को ले जा करके कहाँ पहुँचा दिया, दुकानदार पर, थोक विक्रेताओं के पास उतार दिया। तो इस कारण से हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ गई, परिवहन की आवश्यकता पड़ गई। परिवहन तृतीय क्षेत्र का एक उदाहरण है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परिवहन के बाद आता है, जो जब माल बहुत अधिक मात्रा में जाता है तो कभी कभी गोदाम या भंडार घर की भी आवश्यकता पड़ती है। अब गोदाम नहीं रहेगा तो माल रखा खा जाएगा, सालों साल हम गोदाम में रखते हैं, वस्तुओं का उत्पादित करते हैं, इसलिए हमें इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। तो गोदाम भी जो है वो तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। हमें उत्पाद और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन, जिसको हम संचार कर सकते हैं वार्तालाप करने के लिए, या फिर पत्राचार के लिए संवाद चाहिए, बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं, व्यापार, तृतीयक क्षेत्र, ये सब अंडरलाइन कर लीजिए। कहाँ से अंडरलाइन कीजिए, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। पहला परिवहन से अंडरलाइन कीजिए, भंडारण से अंडरलाइन कीजिए, संचार से कीजिए, बैंकिंग सेवाएं से कीजिए, और व्यापार के तृतीय गतिविधि के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, किसका सृजन करती है, सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए किताब में बड़े सरल भाषा में लिखा है, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बड़े ही सरल भाषा में इस चीज़ को समझाने की चेष्टा की थी। आइए इस कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं, इसको जानते हैं। सेवा क्षेत्र के कुछ ऐसे भी अपरिहार्य सेवाएं हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं। जैसे हमें शिक्षकों, डॉक्टरों, धोबी, मोची, वकील, ऐसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले, प्रशासनिक एवं लेखांकन कार्य करने वाले की भी आवश्यकता होती है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको, शिक्षक हो गया जो एक स्कूल में प्राध्यापक होता है, पढ़ाने का कार्य करता है, ये अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा सपोर्टिव होता है। इसीलिए शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, जो हमारे स्वास्थ्य सेवा के लिए। आप सोच के देखिए, अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो तो कार्य करने में कितनी समस्याएं आती है। इसीलिए स्वास्थ्य सेवाएं के लिए डॉक्टर हो गया हमारे पास, धोबी हो गया, नाई हो गया, मोची हो गया, वकील हो गया, ये सभी लोग किसी न किसी प्रकार से सेवाएं दे
उपलब्ध कराते हैं। जब सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तो इनको किस तृतीय क्षेत्र के अंदर में सम्मिलित किया जाता है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं हैं, जैसे इंटरनेट। आज तो आप जान सकते हैं आजकल हम पढ़ाई भी इंटरनेट के माध्यम से कर रहे हैं, और पिछला 2020 अगर आपको याद हो, जो अभी चल रहा है, ख़त्म कुछ दिनों में हो जाएगा, तो पूरा वर्ष हमने सिर्फ इंटरनेट के माध्यम से ही पढ़ाई किया है। यह आवश्यक भी था और भविष्य की मांग भी थी। तो इंटरनेट कैफ़े हो गया, एटीएम हो गया, बूथ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, सॉफ्टवेयर कंपनीज हो गई, ये सारे के सारे तृतीय क्षेत्रों के अंदर में शामिल किए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबसे कि आपको प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो मैं इस चैप्टर के आगे के पॉइंट्स और लाऊंगा, उस टाइम समरी में शॉर्ट रूप में इसको समझा दूंगा। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो फटाफट से लाइक ज़रूर करते चलिए और दूसरों को भी बताते चलिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको जान सके। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं रिविजनरीज भी लाने जा रहा हूँ। तो पहले और फटाफट जा कर के क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब एंड लाइक्स कर दीजिए। थैंक यू आज के लिए।